जोहार, नमस्कार। झारखंड, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि चलना ही नृत्य है और बोलना संगीत है, वह झारखंड बहुत तेजी से उड़ता हुआ पंजाब की तरह उड़ता हुआ झारखंड बनने की ओर चल पड़ा है या दौड़ पड़ा है। इसलिए कि यहाँ कई इलाकों में अफीम की खेती होने लगी है। खेती करने कराने में बहुत सारे दबंग टाइप का गिरोह शामिल है। रोकने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, पुलिस की तरफ से जितनी कोशिश हो रही है वह कोशिश हो रही है, लेकिन झारखंड के जो मुख्य 2 अस्पताल हैं जहां मनोचिकित्सा होती है, नशे के उन्मूलन के लिए कैंप्स भी लगते हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होती है, वहां लगातार इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार भी बहुत गंभीर है, केंद्र सरकार भी बहुत गंभीर है, और गंभीरता का आलम यह है कि राज्य बनने के लगभग 22 साल बाद झारखंड की स्थिति को देखते हुए यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना करनी पड़ी ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। बीच बहस में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसलिए कि समाज का विकास जिस क्रम में हो रहा है उस क्रम में टेंशन बहुत है। पढ़ाई का टेंशन है, रोजगार का टेंशन है, घर का टेंशन है, समाज का टेंशन है, पॉलिटिकल टेंशन है। वह टेंशन एक बहाना बन जाता है और उसी में शामिल हो जाता है स्वर्ग का आनंद लेने का। दुनिया में कोई भी जिंदा व्यक्ति स्वर्ग का आनंद कैसे लेगा? तो नशे को लेकर के स्वर्ग के आनंद की कोशिश में होता है कि हमारे चारों तरफ कुछ है, यह भुला करके हम अपनी एक अलग दुनिया में जीने लगते हैं। उसके बाद पता चलता है कि अब हम किसी काम के ही नहीं रहे। सरकारें अपना दायित्व निभा रही हैं, जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश कर रही हैं, लेकिन सोसाइटी जब तक आगे नहीं आएगी, सोसाइटी के वो लोग, जो लोग मुखिया हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनको यह पता है, जैसे अपने यहाँ पंचायती राज सिस्टम है, तो पंचायती राज सिस्टम में प्रधानों को और मुखिया को यह पता है कि उनके पंचायत में, उनके गांव में क्या चीजें चल रही हैं। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें पता है। ये सब मिलकर के अगर कोशिश नहीं करते हैं तो पंजाब तो उड़ने से रुक गया, लेकिन झारखंड जिस ढंग से उड़ाने की कोशिश हो रही है, झारखंड उड़ता हुआ झारखंड बन जाएगा। बीच बहस में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं रिनपास के प्रोफेसर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अमोल रंजन सिंह, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सैयद सारिक उमर साहब, जो अधीक्षक हैं नेशनल कंट्रोल कंट्रोल ब्यूरो के, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं कुमार मनोहर मंजुल, जो सूचना अधिकारी हैं एनसीबी के, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार मुंडा, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सीआईपी रांची में। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद सर। हाँ, सबसे पहले मरीज की तरफ जाने से पहले बेहतर है कि खेती में जाएं हम, क्या उत्पादन से खेती उत्पादन से शुरू करें। सारिक साहब, आप ही बताएं कि झारखंड में कुल मिलाकर के आप जब से हैं यहाँ, या आपके पास जो रिपोर्ट्स है उसमें झारखंड की स्थिति क्या है उत्पादन के मामले में, और कौन से इलाके आप लोग मानते हैं कि रेड जोन में है, वहां सबसे ज्यादा हो रहा है? देखिए, जो अवैध कल्टीवेशन है ओपीएम का, वो सबसे ज्यादा आज के डेट में। एक मिनट थोड़ा सा हम स्टेप करें, अवैध और वैध को थोड़ा क्लियर करिए कि झारखंड में अफीम की खेती हो ही नहीं सकती। यहाँ से शुरू करें हम लोग। जी जी जी, झारखंड में आप वैध की बात करते हैं अगर है, तो वैध जो है खेती सिर्फ और सिर्फ 3 राज्य में है जी, जिसमें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं जी। इनके कुछ इलाकों में सीबीएन जो है सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उनके जरिए वैध खेती की जाती है। मेडिसिनल यूज के पर्पज के लिए ओपीएम के कल्टीवेशन होता है। इसके अलावा कहीं भी वैध खेती नहीं है, सभी जगह अवैध है, इलीगल कल्टीवेशन से, इंक्लूडिंग झारखंड। यहाँ भी इलीगल कल्टीवेशन से हमारा ऑब्जर्वेशंस जो है यहाँ पे झारखंड में
पहले तो चतरा एक हॉट स्पॉट हुआ करता था, लेकिन आज एक अंदाज बता सकते हैं कि कब से यहाँ पर इस तरह की खेती शुरू हुई? एक अंदाज 5 साल 10 साल पहले, जो हमारी जानकारी हो 10 साल के पहले लगभग शुरू हुई थी। ये आसपास में लार्ज 10 साल। स्केल पे कह सकते हैं आप 10-15 साल से है, लेकिन छोटे छोटे जो गांव में हैं, जो इंटीरियर विलेज हैं, और वहाँ पे कुछ ब्रिटिश टाइम से ही कल्टीवेशन होता रहा है। अच्छा, ठीक है, ब्रिटिश टाइम से ही कल्टीवेशन होता रहा है। जैसे 3 जो आप बताए, जीरे, चतरा जी। वगैरह जो बताया, तो वहाँ ब्रिटिश टाइम से होता रहा है पहले से, चतरा या खूंटी का जो इलाका है। जी, खूंटी है, चतरा है और रांची जो है, यहाँ ये 3 हॉट स्पॉट है जहाँ पे शुरू से नहीं, ये अभी बन गया है, हॉट स्पॉट बन गया है। लेकिन छोटे छोटे पैमाने पर ब्रिटिश टाइम से खेती होती रही है, और उसको ब्रिटिश सरकार ने भी उसको खेती करवाया अपने यूज के लिए। आप जानते हैं ओपियम वार हुआ चाइना से। मैंने मेडिसिन के लिए भी कराया होगा, हो सकता है, के लिए भी या करा जो आयुर्वेद में काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने जी बिल्कुल सही है आप। उनके कंजप्शन के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत जगह ओपियम की खेती कराई, इंक्लूडिंग झारखंड में भी खेती होता रहा। और उसके बाद से पहले तो शायद राजा और वो जो हुआ करते थे, उनके मुलाजिम जो हुआ करते थे, वो भी अफीम के नशे में अपनी पूरी दुनिया चलाते थे, तो उनके लिए भी हो सकता है कि खेती होती हो। इतिहास तो यही बताता है। हमारा बिल्कुल डीप स्टडी नहीं है कि कौन कंजप्शन करता था, लेकिन जहाँ तक स्टडी है कि वो इसके लिए होता है, लेबरर्स जो है काम करने वाले, उनके लिए खेती काम के घंटे ज्यादा काम कर सकें। और उसके बाद आपके सामने के ब्रिटिश टाइम में ही आया ओपियम एक्ट आया 1878 में, उसको रिवाइज किया गया, सॉरी 1857 में रिवाइज किया गया उसको 1878 में। और उसके बाद डेंजरस ड्रग्स एक्ट आया 1930 में। लेकिन ये सब जितने भी एक्ट्स थे, ये स्ट्रिंजेंट प्रोविजन जो थे इसमें नहीं थी, सजाएं कम थी, बहुत सारे सब्सटेंस इसमें नहीं थे। तो सभी को कंसोलिडेट करके और 1995 में भारत सरकार ने जो नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है उसको पारित किया, और इसके पीछे यूनाइटेड नेशंस जो है उसका भी मैंडेट है और उनका भी दबाव रहा, बीइंग मेंबर कंट्री। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस है, सिर्फ हम तो ओपियम की अभी बात कर रहे हैं, आप ओपियम के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस, जब आप शेड्यूल देखेंगे एनडीपीएस एक्ट का, उसमें सिर्फ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिस्ट में 120 सब्सटेंस है। फिर जो नार्कोटिक ड्रग्स है, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स है, वो अराउंड 200 टोटल जो है जो ड्रग्स है वो अराउंड 260 या 64 है। तो ये सब सारे के सारे जो ड्रग्स हैं सभी डेंजरस ड्रग्स हैं, और ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, डिपेंडेंस पैदा करते हैं या एडिक्शन पैदा करते हैं। उसमें से एक है ओपियम। ओपियम की चर्चा यहाँ पे इसलिए ज्यादा है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ पे कल्टीवेशंस को बहुत हाईलाइट किया गया है, और वाकई में हो भी रहा है। यहाँ पे कंजप्शन जो है वो ना के बराबर है ओपियम का। ओपियम की हम बात कर रहे हैं, मेन कंजप्शन जो है यहाँ से डाइवर्जन हो रहा है, या आप समझ लीजिए ट्रैफिकिंग हो रहा है। इसके पीछे पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, और झारखंड के भी लोग हैं जो एजेंट का काम करते हैं या कल्टीवेटर्स हैं। उनके जरिए यहाँ पे प्रोडक्शन होने के बाद चैनल्स के थ्रू पंजाब और हरियाणा को टारगेट करके यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। वहाँ पे कंज्यूमर्स हैं इनके। राजस्थान भी शामिल है, राजस्थान में भी है, और ओपियम का कल्टीवेशन कंजप्शन आपका यहाँ पे भी है, पंजाब में, हरियाणा में। इसके अलावा अभी जो हमें इनपुट आ रही है, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी, हम उस पर प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे कि कुछ लैब सेटअप हुआ है कुछ इलाकों में, इंटीरियर्स इलाकों में, जहाँ पे ब्राउन शुगर का सिंथेसिस भी किया जा रहा है, जो कि डेरिवेटिव्स है या बाई प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं ओपियम का। और जो यहाँ से ट्रैफिकिंग हो के ओपियम जा रही है बाहर, उसमें भी 100% ये नहीं है कि वो नेचुरल कंजप्शन के लिए जा रही है, उससे भी ब्राउन शुगर सिंथेसिस करके ब्राउन शुगर बना के उसको फिर फर्दर ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो ये है झारखंड में ओपियम का सिनेरियो। इसके बाद कंजप्शंस पे जब आते हैं तो हम कंजप्शंस पे यहाँ मल्टी ड्रग्स है सिनेरियो। यहाँ पे मेडिसिनल ड्रग्स जो है, पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स हो गए, कोडीन बेस्ट कफ सिरप है, इसका भी कंजप्शंस है। साथ साथ में जो पार्टी ड्रग्स हैं, एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट या एक्सटेसी, MDMA, MD और हेरोइन, ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं, वो उसका भी कंजप्शंस है। और जो हॉट स्पॉट कंजप्शंस है वो आप कह सकते हैं कि रांची का जो शहरी इलाका है वो हो गया, और
जमशेदपुर का इलाका जो है, आदित्यपुर खास के बहुत ज़्यादा एक हॉट हब बन गया है, एक पॉकेट है। फिर हज़ारीबाग है, और ये क्या नाम है जो बॉर्डर इलाका है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे भी इसके पेशेंट यूज़र्स हैं, जिसको हम पेशेंट ही बोलते हैं। हम जो डॉक्टर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम पेशेंट बोलते हैं, क्योंकि इलाज के लिए अगर आते हैं वो, तो उसका इलाज पॉसिबल है, उसको रिहैब किया जा सकता है। दे आर नॉट क्रिमिनल्स, वो तो सिर्फ उनको ट्रैप में लेकर के पैसा कमाने के लिए जो ट्रैफिकर्स हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दे आर ऑन लूजिंग एंड्स, ये हम कह सकते हैं, और डॉक्टर साहब फिर बेहतर बता सकते हैं। मनोहर जी, ये इसी में समझना चाह रहे हैं कि जो जिले आप बताए कि आदित्यपुर का इलाका, रांची का इलाका या हजारीबाग का इलाका, उन इलाकों में टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ खपत ज़्यादा है या दूसरी जगह खपत है? खपत कहाँ हो रही है? कौन लोग हैं? एक तो पेडलर्स हैं, उसके अलावा भी खपत है क्या? देखिए, जब खपत की बात करते हैं तो जैसा सर ने बताया कि ओपीएम जो है, ओपीएम का प्रोडक्शन मोस्टली जो है यहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन के लिए किया जा रहा है। यहाँ से पैसे के लिए इसकी पैदावार करके इसको बाहर किया जा रहा है, जैसा सर ने बताया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों में। लेकिन चिंता का सबब ये है कि अभी जो भी हमारे पास डेटा है और स्टैट्स हैं, उसमें ओपीएम चिंता का विषय नहीं है। जो जैसा मैं देख पा रहा हूँ 1-2 साल से, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं, कोडीन बेस्ड कफ सिरप जो हैं, जो पहले इतने नहीं दिखते थे, जैसे रिसेंट का जो सीजर से काफी फेंसिडिल का है, इसमें कोडीन कंटेंट होता है पहले, और कोरेक्स है। ये देखा जा रहा है जो अपकमिंग इलेक्शंस हुआ है, इस इलेक्शन के सिनारियो में काफी पुश किया गया है। तो कुछ जगह तो पकड़े भी गए थे, जहाँ तक मुझे याद 2-3 जगह का। धनबाद में पकड़ा गया है सर, पटना में बहुत बड़ी क्वांटिटी पकड़ी गई है, रांची में हमने 2-3 बड़े-बड़े सीजर्स किए हैं। तो चिंता का विषय है, जैसे हम लोग अवेयरनेस सेशंस के लिए या और भी प्रिवेंटिव ऑपरेशंस के लिए जमशेदपुर जाते रहते हैं। मुझे सबसे अलार्मिंग सिचुएशन जमशेदपुर का लगता है। अच्छा। क्योंकि हमें अवेयरनेस सेशंस के लिए भी कॉल किया जाता है सर, ट्रेनिंग के लिए भी, वर्कशॉप के लिए भी। तो वहाँ मैं काफ़ी सारे स्कूल में गया हूँ, टाटा फाउंडेशन के स्कूल्स में भी गया हूँ, और मांगो एरिया, जुगसलाई एरिया, आदित्यपुर एरिया। तो यहाँ पे टीचर्स आर कंसर्न अबाउट कि जो पेरीफेरी है स्कूल का, पेरीमीटर है, उसके बाहर सडनली इंक्रीज देखा गया है शॉप्स में, गुटखा टाइप के शॉप्स। स्कूल है कि कॉलेज है? स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। अभी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एरिया ऑफ कंसर्न है। 7th-8th के बच्चे और जो भी एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे, उनका बिहेवियरल चेंज इतना ज़्यादा, इतना एग्रेसिव है वो, कि टीचर्स की ना वो सुन पाते हैं, और टीचर्स आर इवन हेजिटेटिंग ऑन टेलिंग देम नॉट टू डू सो। जो मैंने आपको बताया कि जुगसलाई एरिया, आदित्यपुर है और गोविंदपुर का एरिया है, यहाँ मैं गया हूँ और मैं एडिक्ट बच्चों से मिला भी हूँ। तो ये चूंकि सर ये बॉर्डर एरिया है, आपका उड़ीसा का बॉर्डर यहाँ नीचे से मिल जाता है और धनबाद का बॉर्डर मिल जाता है, बंगाल और उड़ीसा दोनों। बंगाल का बॉर्डर मिल जाता है। तो बंगाल का जो पुरुलिया बॉर्डर के थ्रू काफी अभी प्रोडक्शन तो यहाँ अभी हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हेरोइन का, लेकिन जो ब्राउन शुगर के हैं, व्हाइट शुगर के हैं, स्मैक के हैं, हेरोइन के हैं, इसकी जो है, इसका काफी ज्यादा यूसेस डिटेक्ट किया गया है और इसकी रिपोर्टिंग है। और सबसे अलार्मिंग है कि बच्चों में ब्राउन शुगर के नाम पे, अगर ब्राउन शुगर के नाम पे भी काफ़ी सारे जो उसके सॉल्ट्स हैं, ईथर्स हैं, उनको कंपाइल करके पैरासीटामॉल में या एल्प्राजोलाम में, तो बच्चों को काफ़ी पुश किया जा रहा है। और इट्स एन अलार्मिंग इशू कि बच्चों का जो जमशेदपुर के हैं। नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो आपने बताया कि जो कफ सिरप है जी, तो जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहाँ कफ सिरप का इस्तेमाल है या सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल? बिल्कुल। काफी अभी कफ सिरप का रिसेंट सीजर्स काफ़ी हुआ है। जैसे अभी मैं लास्ट मंथ हजारीबाग गया हुआ था, मूविंग ऑन फ्रॉम जमशेदपुर। तो हजारीबाग में एक मीटिंग हुई थी डीसी ऑफिस में, वहाँ डीसी मैम कंसर्न थी कि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के कैंपस में काफ़ी यूज़ किए हुए डम्प्ड कफ सिरप्स के बॉटल्स पाए गए। तो अभी कफ सिरप का भी यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर किक के लिए, कफ सिरप का भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने दोनों मिक्स करके कर रहे हैं, कॉकटेल बना के? सेपरेट है। अच्छा। सेपरेट है, लेकिन कंटेंट से कोडीन है। कंटेंट जो है वो कोडीन है, कफ सिरप का कंटेंट भी कोडीन होता है, और जो आपका हेरोइन है जो कहते हैं वो भी उसमें मॉर्फिन की मात्रा होती है। तो ये है कई बार मल्टी ड्रग यूज भी है। जैसे कोडेन बेस्ड कफ सिरप है, उसके साथ अल्प्राजोलम या लोराजिपाम या कोई भी नींद की गोलियां वो भी साथ में लेते हैं फॉर कफ सिरप के साथ। यस, मिक्स करके मिक्स करके, माने कि एक टैबलेट या 2 टैबलेट पिल्स लिया साथ में। मेरा एक अनुभव है, मैं बस से एक बार आ रहा था, एक लड़के को खांसी बहुत आ रही थी, फिर भी वो सिगरेट पी रहा था और कफ सिरप रखे हुए था, धनाधन एक सिगरेट लेता था, उसके बाद कफ सिरप पीता था। मैं नहीं समझ पाया कि मामला क्या है,
अब कंटिन्यूअस पटना से लेके रांची तक वो कफ सिरप पीता रहा, बोतल बदलता रहा, तो हो सकता है कि ड्रग ही ले रहा हो। बिल्कुल हो सकता है वो एडिक्ट हाँ। हो सकता हो। कफ सिरप में तो खैर बहुत सारे आ जाते हैं। मेन जो कंसर्न है कोडीन बेस्ड कफ सिरप, कोडीन जिसमें कंटेंट है, जिसमें साल्ट है, कोडीन, वो है कफ सिरप। नहीं, अलाउ तो है ना, डॉक्टर तो लिखते हैं ना बिल्कुल, उसको, बिल्कुल, पेंसाडिल prescription बेनाडिल तो drug लिखते से- हैं, जो मैंने आपको कोरेक्स भी बताया- लिखते हैं। मैंने आपको लिखते हैं। पहले बताया कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का अब यूज स्टार्ट हो गया। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मींस कि अलाउड है फॉर थेरेपेटिक यूज, अलाउड है। हाँ। प्रिस्क्रिप्शन पे बिकना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो रेगुलेशंस है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में उसका पालन होना चाहिए, और सिर्फ डॉक्टर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही अलाउड है सेल करना। मुझे नहीं लगता, मुझे पता भी नहीं, डॉक्टर हैं दोनों तो एमबीबीएस की पढ़ाई करके आए हैं, कि कोडिन बेस्ड जो आप कह रहे हैं, तो जो ड्रग्स ले रहे हैं, जी जो उसके एवज में ले रहे हैं, तो डॉक्टर इसलिए भी शायद लिखते हैं खांसी होने की वजह से नींद नहीं आती है, तो कोडिन बेस्ड वो लिख देते हैं ताकि इससे नींद भी आएगी और खांसी कम होगी, रिलीफ के लिए। आई डोंट नो, मुंडा जी ज्यादा बेहतर बताएंगे उसमें है क्या। कोडीन को कफ सप्रेसेंट बोला जाता अच्छा। है, मतलब कफ को सीधा ब्रेन पे उसका इफेक्ट होता है, और वो कफ जो है उसको लोकली नहीं, सेंट्रली मतलब ब्रेन से हाँ। वो उसको सप्रेस करने का काम करता है। लेकिन चूंकि ये सिंथेटिक ओपियोइड है, जैसे कि नेचुरल नहीं है, और इसका असर तो जो है नशा का होता है इसमें, लेकिन जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं वो एक निश्चित मात्रा में लिखते हैं, 2 चम्मच। हाँ 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 हाँ। और जो लोग इसके आदी हो चुके होते हैं या जो इसको नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज़ तो। खांसी के लिए जो मात्रा की ज़रूरत है और जो नशे में उपयोग होती मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पहली चीज़। अब यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, आपके यहाँ जो पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी जो हो रही है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए, किस तरह के पेशेंट्स हैं वहाँ पर? बहुत तरह पेशेंट है, और मैं अपने दोनों एनसीबी साथियों की बात से सहमत हूँ कि अभी अगर हम झारखंड के पेशेंट की बात करें तो इन क्षेत्रों से बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। और जो नशा जो एक व्यक्ति जब करना शुरू करता है तो उसके साथ कोई बंदिश या कोई उसके साथ नहीं रह जाता, उसको जो मिल जाता है वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर लेता है और उसके साथ आगे भी बढ़ जाता है। तो अधिकतर लोग मैंने देखा है, कुछ लोग सिगरेट तंबाकू के साथ शुरुआत किए, गांजा पे गए और धीरे धीरे अब ब्राउन शुगर पे आ गए, या वो इंजेक्शन, नशीले इंजेक्शंस भी लिए जाते हैं ड्रग्स के। अपने यहाँ इंजेक्शन आया है क्या? हाँ रांची में बिल्कुल और बिल्कुल, झारखंड में? हमारे यहाँ काफ़ी सारे अभी के समय में मेरे यहाँ काफ़ी पेशेंट है जो इंजेक्शन से भी नशा करते हैं, तो वो है। तो थोड़ा चरण बताइए ना उनको, तो स्टेप बाय इसका स्टेप क्या कैसे होता वो है, निकले हैं वो? होता क्या है कि ब्राउन शुगर या हेरोइन का जब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए प्रशासन थोड़ा टाइट हो गया और इसका सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है या महंगा हो जाता है, तो थोड़ा सा लोगों को उसका अल्टरनेटिव तुरंत पता चल जाता है कि अरे नहीं मिल रहा है, इसको लो ना, इससे भी मजा आएगा। तो इस तरह से भी शुरुआत करते हैं कई लोग। कहाँ से पता चलता है कि कफ सिरप पीने से ऐसा होगा? तो ये जो नशे लेने वाले लोगों का एक समूह है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रचलित है कि नशा को और मजबूत और तेज और प्रबल करने के लिए क्या क्या मिलाया जाना चाहिए। उसमें बहुत सारी नींद की दवाइयाँ भी हो सकती है, बहुत सारी एलर्जी वाली दवाइयाँ भी हो सकती है, एविल जैसे हो गया। तो बहुत सारा ये मिक्सचर वो लोग कई बार बना करके इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि नशा जो है वो और स्ट्रांग हो जाए। तो एक तो ये होता है, शुरुआत हमेशा से ऐसा ही होता है कि अलग अलग किस्म से, जैसे आप बोले तनाव एक फैक्टर है, लेकिन बहुत सारे कारणों में आप देखेंगे तो एक जो वातावरण जो एक बच्चे को जो मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत छोटी उम्र में थोड़ा ऐसा उनको वातावरण मिलता है कि असामाजिक गतिविधियां उनके आसपास चल रही होती है, बहुत जल्दी उनको इसका एक उदाहरण देखने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने आसपास इन चीज़ों का इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, देखते हुए बड़े हुए हैं।
तो उनके लिए बहुत आसान होता है इसको अपनाना। और एक बार जब वो अपना लेते हैं तो इसके साथ फिर वो नशा है तो वो आगे ही बढ़ते ही जाता है, जब तक कि उसको रोकने का कोई प्रभावी कदम ना उठाया जाए, चाहे वो माता पिता की तरफ से हो, अभिभावक की तरफ से हो, या कोई जागरूक सिटीजन के तरफ से हो, एनजीओ के तरफ से हो, अस्पताल के तरफ से हो, या एनसीबी के तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे हम लोग कभी फिसल जाते हैं या हम नाकाम। एक तो हमको ये बताइए कि अगर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करें पेशेंट्स का, जी, तो उसमें किस क्लास के लोग ज्यादा आते हैं आपके पास? तो कुछ चीजें स्पष्ट इसका, हाँ नहीं, इसका जो है जैसे ना, आपने एक बताया कि एक खास ये लोग जो है वो जी। अपने आसपास में देखते हैं, उनका पालन पोषण जिस ढंग से होता है, तो पुअर क्लास है, लोअर क्लास जब आप इसका बात बोलेंगे ना तो मैं बोलूँगा रिस्क ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, किन समूहों में इसके जो इस्तेमाल है नशीले पदार्थों का, इसके होने की संभावना अधिक है। तो रिस्क ग्रुप में हमेशा से बच्चे और युवा आते ही आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इकोनॉमिक अगर हाँ, देखें तो ये बौद्धिक विकास के क्रम में आगे चल रही है। ये मैं एक ग्रुप बता रहा हूँ। इकोनॉमिक में आपको दोनों एक्सट्रीम के लोग मिल जाएंगे, बीच में थोड़ा कम रहता है। कोई बंदिश नहीं है हाँ, economic लेकिन हाँ, बंदिश नहीं है, लेकिन एक जो ट्रेंड आप देखेंगे तो, लेकिन नशीले पदार्थों का इस्तेमाल थोड़ा अलग होता है। थोड़ा पैसे वालों के पास थोड़े और ज्यादा परिष्कृत नशीले पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा होगा। नहीं, आपको याद होगा जी शायद, याद होना चाहिए, नहीं तो फिल्म से तो याद आ ही जाएगा, जो फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्णा, जी या हम लोगों के यंगेस्ट समय में याद है कि हिप्पीज आए थे बड़ी संख्या में, जी, तो हर तरह के नशे का इस्तेमाल करते थे। वो तो चिलम सबके साथ में रहता था, उसमें चिलम पर प्रतिबंध नहीं था, जहां जो मिला उसको चिलम लगा लिया, नहीं तो ड्रिंक है तो अपना दारू मिल रहा है, दारू पी रहे हैं। ये जो है उसमें जो क्लास पता नहीं चलता था, बाद में यह पता चला, जो अखबारों में आया, जो चीजें सामने आई, कि वो अपने यहाँ से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए परिवार से, समाज से, अपने ये क्या नाम है पढ़ाई लिखाई से, कि उनका एक ग्रुप बनता गया, जिसको कि बाद में लोगों ने काट किया। इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, वो एक फेज था जिस फेज में उनको बनाया गया, युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा पकड़ा गया। उसमें सरकारें भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सरकारें थी, दोस्त और दुश्मन का मामला था, उस हिसाब से चीजें चली। अब यहाँ भी कह रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है, जो पूरा का पूरा ड्रग्स में काम कर रहा है। उस मैंने यहीं पर मुझे लगता है कि 2 महीने पहले सीनियर पुलिस ऑफिशियल आए थे, वो बता रहे थे कि हाँ भाई, यहाँ चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है। इकोनॉमिकली बात करें ना तो ऐसा सर्वेक्षण तो हुआ नहीं है कि हम बहुत सटीक तौर पे कह सके, लेकिन एक जो हमारे यहाँ जो हम लोग डेटा जो आपके इनिशियल यहाँ जो लेते हैं, ठीक होकर के गए, हाँ, उसमें से कुछ लोग हैं जो आपके ये क्या नाम है बने कि हाँ हम जाकर के इसका उन्मूलन करेंगे। 1 2 3 4 कुछ उदाहरण है? कुछ एक आध उदाहरण है। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर जाने के बाद अभी भी स्टिग्मा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, कोई नहीं कहलाना चाहता है कि ये पास्ट में कभी ड्रग एडिक्ट था। अगर छोड़ भी दिया है तो वो उसको गोपनीय रखना ही चाहेगा। ये तो बात सही है, क्योंकि समाज का नजरिया जो है उससे हम सभी वाकिफ हैं। तो ये है इकोनॉमिकली वाली में मैं एक बात बोलूंगा कि कोई ग्रुप नहीं है। अगर नशा कोई भी व्यक्ति लेता है वो किसी भी ग्रुप से हो सकता है, और नशा को शुरुआत करने का जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो बहुत चिन्हित है। वो व्यक्ति का स्वाभाविक, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो भी डिसाइड कर सकता है, पर्सनालिटी ज्यादा नहीं, पर्सनैलिटी बच्चे भी का जो डिसाइड है, कर बच्चे सकता को है। कहते हैं बीड़ी लेकर के आओ, खैनी लेकर के आओ, गांजा लेकर के आओ, ये करके होता है गांव में, तो वो लेने जाता है तो उसको भी इच्छा होती है थोड़ा सा लगा करके हम जी, देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर डेंड्राइट सूंघने के लिए नशा का किसने इसका ये किया होगा, आविष्कार किया होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक बड़े नशे में है। यहीं आकर के आईजीपी बता रहे थे। यहीं पर बात आ जाती है, व्यक्तित्व की बात इसलिए आती है कि अगर एक साथ उस माहौल में 50 बच्चे हैं तो क्यों 10 बच्चे ही लेते हैं, क्यों 40 बच्चे या क्यों 30 बच्चे नहीं भी लेते हैं। तो यहाँ पर बात आती है व्यक्तित्व की। हाँ, बताइए थोड़ा अमोल जी, अपने यहाँ रिनपास में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, इस तरह के जो आते हैं पेशेंट्स आते हैं, उनकी हिस्ट्री अगर आप देखें, हिस्ट्री जब पूछते हैं तो क्या चीजें निकल के क्या आती, क्यों लेना शुरू किया, किक लेने किक के लिए शुरू किया, एक माहौल मिला लेना शुरू किया, या इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ कि चलो दम को गलत करते हैं? एक्चुअली यहाँ पे 2 ग्रुप है। एक है ऐसा ग्रुप जिसके परिवार में लोग पहले से कोई ना कोई सब्सटेंस ले रहे थे, जैसे अल्कोहल है या गांजा है, जैसे एक प्रचलित चीजें थी,
तो जब उन्होंने शुरू किया तो उसको उतना सीरियसली शुरुआत में लोगों ने नहीं लिया, और वो चीज़ धीरे धीरे चलती रही। और हमारे यहाँ तब पहुँचते हैं जब चीज़ें इस स्थिति में आ जाते हैं कि जब मैनेज नहीं हो पाते, घर पर एग्रेशन बहुत हो गया, काम धाम कुछ नहीं करते हैं, फिर इधर उधर घूम रहे हैं, कोई पुलिस केस हो गया, तब भी एक लगता है कि चलो अब चल के इलाज करवाया जाए। एक दूसरा ग्रुप है जो यंग एडल्ट्स कह लीजिए, जो आजकल इस मतलब हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि उसमें स्कूल भी आ जाएगा और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। तो कॉलेज गोइंग जो हम लोगों के यहाँ स्टूडेंट्स आजकल आ रहे हैं, हम देखते हैं ज़्यादातर सब हॉस्टलर्स टाइप के हैं, जो अपने घर से आए हैं यहाँ पर पढ़ने और पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र हो जाते हैं। उनको लगता है कि ओवरनाइट बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, पैसा है ही है, पापा मम्मी से लिए या जैसे भी अरेंज किए, एक ग्रुप बन जाता है। तो कुछ लोग पढ़ाई में लग जाते हैं और कुछ लोग दूसरी मौज मस्ती में लग जाते हैं। तो एक ग्रुप ये हो जाता है कि जो अपने आप शुरू किया, और जिससे हिस्ट्री लेंगे तो यही बताता है कि नहीं हम लॉज में रहते थे या ये रहते थे, तो शाम को हम लोग निकलते थे घूमने। तो एक दो लड़के थे, फिर दुकानदार होते हैं जो इस टाइप की चीज़ें रखते हैं, जहाँ पे लोग बातचीत करते हैं। दैट इज़ हाउ दे स्टार्ट। स्कूल के जो बच्चे, जैसे अभी सब लोग बात कर रहे थे कि स्कूल के आसपास कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ मिल सकती है, जिसकी वजह से बच्चों की इच्छा होती है। और आजकल अगर आप इंटरनेट में देखें तो सारी सुविधाएं और सारी जानकारियां उनको उपलब्ध हैं। तो थ्रिल के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार शुरू होता है छोटे बच्चों में। और ये जो एक हमको लगता है, जितने भी, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक अगर लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की हम बात करें, जैसे हम लोग को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के भी आते हैं, और उनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सड़क में भी नशा करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन जो हायर ग्रुप के होते हैं वो अपने घर में छिप करके, क्लब्स में, जहाँ जा करके जो कुछ लेना है वो लेते हैं। तो हिस्ट्री सबकी अलग अलग मिलेगी, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि कहीं शुरुआत जब एक बार हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस ग्रुप को छोड़ना, उस ड्रग को छोड़ना, और सब्स्टिट्यूट करना बहुत ही एक कॉमन फिनोमेना है। जैसे अभी इलेक्शंस थे तो ओपीएम वगैरह बहुत पकड़ा जा रहा था उस समय, तब लोग चले गए कि नहीं साहब कब सिरप में चले जाओ, इजीली अवेलेबल है, उसका कोई अल्टरनेटिव जो चीज़ मिले, सब्स्टिट्यूट कुछ तो मिल रहा। हमारे यहाँ ऐसे भी मरीज रहे हैं भर्ती, जो अस्पताल में तो कुछ मिल नहीं पाता, तो अगर छिपकली दिख गई तो उसको मार के भून करके उसका पाउडर बना करके ले लिए। ये भी कुछ केसेस में हमने देखा, यहाँ पर भी और दिल्ली में भी ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में। तो एक वही जो चीज़ होती है कि इनको कोई भी चीज़ मिल जाए उस समय। मैंने तो बोध गया में सन्यासियों को देखा है वो करते हुए, जो आप बता रहे हैं, बोध गया में सन्यासियों को करते हुए देखा है। छिपकली मिली, मारे, जलाए और जला करके पाउडर बनाया और उसको सूंघ रहा है। और बाकायदे उससे नशा होता है क्या? खैर यहाँ नहीं चर्चा करेंगे। नहीं, लेकिन मतलब ये बता रहे कि जब किसी को परेशानी होती है, विड्रॉल होता है, कुछ होता है, बहुत ज्यादा क्रेविंग शुरू हो जाती है, तो ये लोग इस टाइप की चीजें भी कर सकते हैं। यही चीज समाज में है। नहीं, फिल्मों में दिखाता है ना कि सांप का वो लेकर के और वो अपना टंग पर वो करता है कि हाँ भाई उसका नशा है। तो समय समय पर आते हैं, लेकिन बहुत सारे, जैसे कि बात हो रही थी कि हिस्ट्री में दिल्ली में पकड़ा भी गया इस तरह का। अभी एक यूट्यूबर कोई थे। तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है, जब एक बार शुरू हो जाता है तो चीजें चलती रहती हैं, और रिलैप्स का रेट भी वैसे ही बहुत हाई रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शुरुआत है पेरेंटिंग से। अगर हम त्याग करेंगे एज ए पेरेंट्स, तभी हम उम्मीद हमको रखना चाहिए कि शायद बच्चा भी उस हिसाब से करे। आज के युग में जितना बदलाव हो गया समाज में कि हम अपने बच्चे को समय देते ही नहीं, खुद हम मोबाइल में व्यस्त हैं, अपने दुनियादारी में व्यस्त हैं, है ना। और आप सड़क में यहाँ से चले जाइए 5 किलोमीटर, जो फल बेचने वाला भी आप देखेंगे वो सामने देख करके आजकल फल नहीं बेचता है, वो जब आप जाएंगे तो उसको उठाना पड़ता है, वो उसी में रहता है। वही हमारे घरों की स्थिति है। तो अब आजकल बच्चे भी अपने आप को घर पे उस स्थिति में नहीं पाते कि पापा बात करें, मम्मी बात करें, सिर्फ एक ही बात होती पढ़ाई की, है ना। तो उसको भी लगता है कि और कुछ तो मतलब है नहीं, बनाया कि नहीं, स्कूल जाने की तैयारी कर ली कि नहीं। तो ये गलत आदतें जिनकी बाहर पड़ जाती तो उसको हम लोग आइडेंटिटी बहुत नीचे आ गया। तो जब ये सब स्थितियां आ रही तो उस समय हमको नींद से उठ जाना चाहिए एज ए गार्जियन, और वही समाज का काम है। जब समाज में लग रहा है कि नहीं, कुछ बच्चों को उन्होंने अपने एरिया में देखा, तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी उसको संभालें। अस्पताल में तो हमारे तब आते हैं जब अनमैनेजेबल हो जाते हैं, और इसीलिए रिलैप्स रेट जो अभी आपने मैं आपके अस्पताल पहुंच रहा हूं इलाज के लिए, थोड़ा सा इन लोगों से पूछें अभी कंट्रोल की क्या, जो पकड़े गए हैं जी, वो किस तरह की चीजें पकड़ी गई इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद आप लोगों का जो टारगेट रहा है किस तरह के? मैंने एक तो आपने बताया कि कफ सिरप बड़े पैमाने इलेक्शन पर के दौरान हमने पकड़ा है, ओपीएम पकड़ा है, और
कफ सिरप पकड़ा है। हमारा कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ भी है, तो पुलिस ने बहुत सारे जगहों पर रेड किए और जो स्मैक या ब्राउन शुगर या हेरोइन उसकी भी रिकवरी की है। स्मैक, ब्राउन शुगर और हेरोइन, एक ही ये चीज़। तीन जो है, ये तीन अपने यहाँ इसका प्रोडक्ट बन रहा है क्या झारखंड में? तीन अलग अलग नाम है, एक ही चीज़ है। हेरोइन चीज का एक ही है। जी, हेरोइन जो है, जो इसको डिफाइन किया गया है, जो टर्म है एक्ट में यूज हुआ है, वो हेरोइन है, या फिर केमिकल नेम डायस्टाइल मॉर्फिन, ठीक है। और उसको हम स्ट्रीट नेम में डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि स्मैक हो गया, ब्राउन शुगर हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्शंस इसका अभी तक हमने डिटेक्ट नहीं किया है, या पुलिस ने भी डिटेक्ट नहीं किया है, लेकिन हमें ऐसा इनपुट आ रहा है, अंडर डेवलपमेंट है वो इन्फॉर्मेशंस। जैसे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होता है तो हम उस पर एक्शंस करेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे उसका सिंथेसिस हो रहा है अच्छा। चतरा के कुछ इलाकों में। और ये क्या नाम जिन है? लोगों को आपने पकड़ा जी। उनसे तो कुछ बातचीत हुई होगी ना पकड़ने जी, के जी, बाद, बिल्कुल, कहाँ से आता है, informations कैसे, होती है। कौन गिरोह है, नहीं है? जी 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 नहीं, कुछ तो आपको भी इनपुट मिला होगा, पुलिस वालों ने बताया होगा, क्या है उसमें कुछ बताइए अगर बताने लायक हो तो। बताने लायक बस यही है कि यहाँ पे जो भी अभी तक हमने पकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ जो ओपीएम के जो ट्रैफिकर्स हैं अच्छा, वो है मेन। ओपीएम के ट्रैफिकर्स हैं, ओपीएम जो कल्टीवेटर्स जो किसान हैं उनसे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद चैनल के थ्रू वो सप्लाई होता है, और सप्लाई में जो टारगेट मेन है वो है पंजाब हरियाणा, वहाँ जाना है इसको। उसमें कई डिफरेंट चैनल हो सकते हैं, मल्टी लेयर चैनल भी हो सकता है। अब वो जैसे खूंटी से निकला रांची आया, रांची से निकला गिदौर गया, गिदौर से निकला जीटी रोड गया, जीटी रोड से फिर किसी पंजाबी ट्रक वाले को गया, फिर ट्रक वाले ने किसी जाके हरियाणा या पंजाब में डिलीवर कर दिया। किसी और डिलीवरी, किसी को एजेंट को डिलीवरी किया, या यूपी में किसी को डिलीवरी किया, फिर यूपी से फिर फर्दर राजस्थान या हरियाणा या फिर पंजाब गया। इस तरह से चैनल के थ्रू। नहीं तो इतना बढ़िया चैनल बना है तो इसका मतलब बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। हाँ हाँ, इस पे काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको हमने कुछ ब्रेक भी किया है, और हम करते रहते हैं। और हमारा तो आपको पता है कि पैन इंडिया है नेटवर्क। हमने एक तो आपको बताया रांची में हमने जो पकड़ा, इसके अलावा हमारी जो टीम है या हमारे अदर यूनिट्स हैं वो है यहाँ पंजाब में, चंडीगढ़ में भी सीजर हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी सीजर हुआ है, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट है यहाँ के लोगों का, झारखंड के लोगों का। यहाँ गांजा भी पकड़ा जाता है, तो जो गांजा पकड़ा जाता है यहाँ तो प्रोडक्शन है नहीं गांजे का। गांजे का यहाँ पे कंजप्शन है। दूसरा ट्रांजिट रूट है। ट्रांजिट रूट है कि मतलब कि उड़ीसा से निकलता है, उड़ीसा से निकला फिर आया झारखंड, झारखंड से बिहार में गया, फिर झारखंड से यूपी में गया। इस तरह से ट्रांजिट रूट है। और कंजप्शन भी है यहाँ पे, कंजप्शन भी है। गांजा कंजम्पशन तो बहुत है, गांजा जी। कंजम्पशन तो खास कर जो पूरे इंडिया में ही है। हाँ, वो तो एक समझ लीजिए कि टेक्निकल एक- इंस्टीट्यूट्स जो है वहाँ पर अब सिगरेट का वो टोबैको निकाल करके उसमें भर करके ये मैंने आम जी, ये बिल्कुल, हो गया है। बिल्कुल। हाँ मनोहर जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, जैसा आपने कहा कि सर ने बताया कि जो ये है गांजा है, तो गांजा का एक्चुअली ये उड़ीसा में इसका और विशाखापट्टनम में, उड़ीसा आंध्रा में इसका प्रोडक्शन मास लेवल पे होता है। और चूंकि झारखंड जो है इसका जोग्राफिकल पोजीशन ऐसा है कि जो भी बिहार जाएगा या ईस्टर्न यूपी आएगा तो वो झारखंड होके ही आएगा। रूट वो कवर अप करते हैं, ये अपने नीचे सिमडेगा होते हुए निकलते हैं, उड़ीसा से एंटर करते हैं और आपका लोहरदगा सिमडेगा होते हुए फिर वो आगे जाके मिल जाते हैं जीटी रोड में। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर कि साधु लोग जो है एकदम उड़ा लेता है, कौन कितना लहकाता है वो अलग चलता है, तो वो लोग को अलाउ है क्या? नहीं, किसी को अलाउ नहीं है। एक्ट में किसी को अलाउ नहीं है, बैन तो बैन। लेकिन हमारे इन्फॉर्मेशन में आता है तो हम करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं। नहीं, वहाँ तो बहुत सारे कारण है कि आप वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, access वाली बहुत भी सारे बात है। सामाजिक कारण है, जी। सामाजिक कारण से। वही कारण है कि ओपीएम कल्टीवेशंस का भी है हाँ। ना, एक्सेसिबल लोकेशंस नहीं होता है जो। हाँ मनोहर जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा था कि जैसे हम लोग मेन जो कंसर्न है वो ओपीएम का जो मास कल्टीवेशन अभी हो रहा है उसके बिंदु पे कुछ कहना चाहूँगा मैं कि जैसे स्टार्टिंग में सर जब आपने ये हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी तो जी। आपने कहा था कि सब हर की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी में क्या होते हैं, जो सरकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, इस रोकथाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं गाँव में, ग्राम सेवक है, प्रधान है, पंचायत है, मुखिया है, काफ़ी कम लोगों को पता है कि जो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं ये लीगली बाउंड है। एनडीपीएस की जो धारा है 46-47 यह कहती है कि सरकार के चुने हुए प्रतिनिधित्व का दायित्व है कि वह अगर इस तरीके का गांव में उनको कोई खबर है
कुछ नॉलेज है, क्योंकि मुखिया, पंचायत सेवक, ग्राम प्रधान को सब पता होता है। और जो ओपीएम प्रोडक्शन है ये 2-3 लेयर में चलता है। सबसे पीछे जो बैठा हुआ है वो फाइनेंस करता है, फंड करता है, वो उपलब्ध कराता है, वो एरिया भी मार्क करके देता है कि इस एरिया में आप प्रोडक्शन करोगे सर, जो ये क्या कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है यहाँ करोगे, वो उसको यूरिया प्रोवाइड करता है, वो पंपिंग सेट प्रोवाइड कराता है। तो इन सब चीजों की फंडर कभी पकड़ा गया है क्या? यहाँ का कोई जो फंडर है, यहाँ जो फंड करता है, उसमें से कोई पकड़ा गया? फाइनेंशियल्स कुछ पकड़े गए हैं अभी वाले केस में, अभी हमने किया उसमें एक फाइनेंशियल पकड़ा गया है, वो होल्ड कर रहा था उसको। अभी 104 किलो अफीम का हमने सिग्निफिकेंट सीजर किया है, तो वो पकड़े जा रहे हैं। तो मेन जिस कंसेप्ट में आ रहा हूँ, मेन जो कंसर्न है कि लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज को, और जो मुखिया जो चुने जा रहे हैं वो पंचायत सेवक है, ये लीगली बाउंड है, अदरवाइज दे आर बाउंड टू बी अरेस्टेड। आप जब देखेंगे एनडीपीएस की धारा 47 में, उसमें उनकी ड्यूटी है कि जब उनको पता चले तो जो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन हो या सेंट्रल एजेंसी हो उनको बताएं। और इनको मैं किसी पे कटाक्षेप नहीं कर रहा, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चतरा हो, खूंटी हो, गुमला हो, ये नॉलेज में रहता है मुखिया के, पंचायत सेवक के या प्रधान के, तो सब लोग इससे हो जाए। क्योंकि चतरा में मैंने काफी एक और जोड़ दीजिए, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बहुत हद तक पता रहता है, फॉरेस्ट क्योंकि डिपार्टमेंट सरकारी है, इसलिए उसको छोड़ मत दीजिए। अब हम नेशनल चैनल पे हैं तो अब हम दोषारोपण तो नहीं करेंगे। इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो सब जानते ही हैं कि फॉरेस्ट की जमीन पे हो रही है तो वहां पे गार्ड होते हैं उनके। अब किनकी संलिप्तता है इस पे मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन नहीं, गार्ड के अलावा भी उनके चैनल्स होते हैं जी, जो गार्ड की मदद करते हैं, गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। इसलिए कि जितना बड़ा एरिया होता है नाका उसका, कि उसमें वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है, तो वहाँ कुछ पैसे देकर के वो लोग रखते हैं अपने ही लोगों को, या थोड़ा बहुत बांस दे दिया, कभी कोई लकड़ी ले जाने दी, इस तरह का करके वो इन्फॉर्म करते हैं उन लोगों को। फार्मर्स जी, तो जब तक ये जो सरकार के द्वारा चुने हुए, पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनकी जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, ओपीएम कल्टीवेशन खत्म होना काफी मुश्किल है। मुखिया, पंचायत सेवक जो है या प्रधान है, जब तक वो नहीं लगेंगे तब तक बात नहीं इनको बनती। सामने आना पड़ेगा। और काफी कम लोगों को पता है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लीगली बाउंड है। जैसे रोड पे कोई चलता हुआ व्यक्ति लीगली बाउंड नहीं है, वो मैं अगर जा रहा हूं, मैं उससे कहता हूं कि आप मुझे कोई अफीम की जानकारी दें या मुझे कोई आप हेरोइन की जानकारी दें या किस कॉलेज कैंपस में पिया था, वो बाउंड नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है। लेकिन ये जो भी हैं चुने हुए सरकार के या जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि है, ये बाउंड है, इनकी अकाउंटेबिलिटी आती है। सो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अदर एजेंसीज लाइक एनसीबी। अब थोड़ा सा अवेयरनेस पर बात कर लें। आप लोग अवेयरनेस के लिए क्या करें? एनसीबी अवेयरनेस के लिए पार्टिकुलरली क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? देखिए सर, एनसीबी 2 फ्रंट पे काम करती है। सेंट्रल नोडल एजेंसी है ये, तो हम तो पकड़ते हैं, एनफोर्समेंट तो करते ही हैं, पुलिसिंग है ये। दूसरा क्या है, डिमांड रिडक्शन। जैसा सर लोग बता रहे हैं, डिमांड रिडक्शन के लिए सर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मैं दोनों सर के बातों का निचोड़ निकाला हूं, मेरा भी ये पर्सनल थिंकिंग है कि जो एडिक्ट होता है सर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है। एक ही घर के 3 बच्चे हैं, उसमें उसके फादर जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं या अल्कोहल एडिक्ट हैं, तो उसका बेटा हो या बेटी एक बन जाता है, बाकी 2 अच्छे सर्विसेज में आ जाते हैं। तो यह चीज, यह मैसेज हर एक गार्जियन को, एटलीस्ट जैसा सर कह रहे हैं, गार्जियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेरेंट्स का, उनको अपने बच्चे में या हर एक बच्चे में यह मैसेज इनकलकेट करना है, मैसेज करना है कि आपका इंपॉर्टेंस है। ड्रग्स में वही जाते हैं जिनको लगता है कि अब मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, कोई इशू नहीं है, परिवार चल जाएगा। तो सेल्फ इंपॉर्टेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के लिए सर हम जहां भी जाते हैं, हम छोटे बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6, 7 जहां वल्नरेबल जो एज है, प्रोन एज है, उनको टारगेट करते हैं। हमने नुक्कड़ रैलियां भी की हैं, अवेयरनेस सेशंस 29 में और 30 में को स्टेट के साथ, होम डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग हुई थी। उसके उपलक्ष्य में हमारा डेली पिछले 15-20 दिन से रोज हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, एनजीओज के साथ हमारा हो रहा है। तो हम अपनी तरफ से सर पूरा प्रयासरत हैं। डॉक्टर मुंडा, आप लोग भी अवेयरनेस का कुछ करते हैं क्या? हाँ। स्कूलों में हमारा प्रोग्राम लगातार चलता है। स्कूल को टारगेट आपने क्यों किया, कॉलेज को क्यों नहीं किया? स्कूल कॉलेज दोनों हैं। अच्छा, स्कूल और कॉलेज। अभी जैसे हमारे बगल में यहाँ तक कि लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, रांची कॉलेज और रांची यूनिवर्सिटी के कुछ विभागों के साथ रहता है। तो ये 2 पर्पस, देखिए डिमांड रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसका 2 आर्म होता है। एक तो जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जो नशा
में अभी लिप्त हैं उनको नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको संवेदनशील बनाते हुए जागरूकता के साथ में कि छोड़ने के उपाय है, कारगर तरीके उपलब्ध हैं। दूसरा, जो बच्चे हैं अभी, जो कल युवा होने पर, वयस्क होने पर नशा अपना सकते हैं, तो उनको कैसे अभी से जागरूक बनाया जाए। तो स्कूल को टारगेट करने का पर्पस यही है कि उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए कैसे हम लोग तैयार करें। और नशा को एक समाज में एक है, जैसे डॉक्टर अमूल भी बोल रहे थे। एम्बेसडर बना क्या? हाँ, आपका कोई ड्रग लेने वाला जिसको आपने रिहेबिलिटेट किया, तो आपका एम्बेसडर बना क्या? हाँ, हमारे कुछ लोगों को हम लोग एक तरह से पीयर एजुकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उनको भेजते हैं कि आप अपने इलाके में जाएंगे। अक्सर लोग जैसे छुपाते, हम कुछ को बोलते हैं कि आप अपने कम्युनिटी में, आप जो बोले ना, नशा लेने वालों का एक समूह बनता है, एक कम्युनिटी बन जाता है। वो कम्युनिटी बहुत ही आपस में बहुत ही गहरे बॉन्ड के साथ वो जीता है। हमारे यहाँ जैसे लोग इलाज के लिए आते हैं, एक साथ 10-10 लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? हम तो एक साथ नशा करते थे, एक साथ आ रहे हैं। तो ये उनके बीच में एक गजब का एक साथ वोट देने गए कि नहीं कभी? तो एक रिश्ता उनका ऐसा होता नहीं, एक बार है। पूछिए उनसे कि एक साथ तुम लोग वोट देने गए कि नहीं, एक वो साथ तो नहीं मंदिर गए पूछा कि नहीं है? तो ऐसे आते। और अगर वो लोग कोई शैतानी भी करते हैं, जैसे अस्पताल में कुछ लोग जैसे नाजायज तरीके से कुछ करने की कोशिश करते, ये भी एक ग्रुप में करते थे। इन लोगों में ये समूह की भावना बहुत होती है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते कि एक व्यक्ति छोड़ा है तो वो किसी तरह से अपने समूह को प्रभावित करे। तो हम लोग उनको वापस भेजते हैं, हम लोग ये समझा के भेजते हैं, आप अपने समूह में प्रचारित करें, ढिंढोरा पीटे कि हम छोड़ दिए हैं और हमको नहीं आप लोग कभी ऑफर करो, और अगर मेरे पास आना है तो इसके लिए कभी नहीं आना है। और छोड़ने के लिए कैसे अपने 1-2 दोस्त को भी प्रेरित करके अगर हमारे पास ले आए तो हम लोग उसमें अपनी सफलता देखते हैं। चलिए, मैं भी कुछ मदद करूंगा आप दोनों टीम को। कुछ स्कूल कॉलेज में मैं भी प्रोग्राम कराता हूँ। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा आप ये हमको बताइए कि आपके यहाँ भी कोई एम्बेसडर तैयार हुआ क्या? ऐसा बनने की स्थिति में आ सका क्या? नहीं, हमारे यहाँ के एटलीस्ट हमारे खुद स्टाफ मेंबर्स थे, हमको कोई हेजिटेशन नहीं है कि जैसे कि यहाँ समाज में ओपीएम तो नहीं लेकिन अल्कोहल लेते थे, तो जब उन लोगों की रिकवरी हुई तो उसके बाद फिर उन लोगों ने कई लोगों को रेफ़र किया हम लोगों के यहाँ, और अभी भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर इस चीज़ को कम्युनिटी बेस्ड अगर ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ये तो हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल बेस्ड है, एक्चुअली रांची हेडक्वार्टर टाइप का है। अगर ये बीच में दूसरे सेंटर्स बीच में खुल जाएं तो बहुत सहूलियत हो जाएगी, बहुत लोग इलाज के लिए समय पर पहुंचेंगे और फिर उसी कम्युनिटी में वापस जाते हैं। तो फिर लोकल रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या जो लोग हैं वो तो एक हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत या जहाँ के भी जो लोग हैं। इन बिसाइड्स दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है कि हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी होती है, कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, फॉरवर्ड लुकिंग लोग होते हैं। जब उनको आइडेंटिफाई किया जाता है तो लोग शुरुआत में ही उनको मोटिवेट कर लेते हैं कि भाई चल करके यार ऐसा करो, अपना इलाज करवा लो। और उनकी बात में वो लोग बहुत जल्दी सहमत भी होते हैं क्योंकि उसी गाँव के हैं, उसी मोहल्ले के हैं। तो इसलिए आपको हमको लगता है कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मेजर इम्फेसिस भी रहता है, लेकिन अभी हमारे झारखंड में हम लोग कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम उस स्तर का नहीं चला पाए कि वाकई में जागरूकता फैले ग्रास रूट लेवल तक। और जब सर्विसेज उनके डोर पर अवेलेबल होगी, जैसे अगर आप दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आप देखेंगे तो वहाँ पे कैंप लगा करके डिटॉक्स किया जाता है 15 दिन, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन किया गया तब जब उड़ता पंजाब हो गया, जब हाँ, उड़ गया नहीं तब उससे हमको सीखना है। उड़ने के पहले करिए ना, उड़ने नहीं के पहले वही तो, अब वहीं से तो हम लोगों को सीखना है। यही सब तो लर्निंग चीजें हैं कि हमको वहां से लर्न कर लेना है। और एक पायलट स्टडी करके हम लोग झारखंड में भी 2-3 ऐसे सेंटर शुरू करें जहाँ पे लोकल रिसोर्स पर्सन को ज़्यादा आगे किया जाए। उनको CIP काफ़ी ट्रेनिंग देता रहा है, रेनपास भी देता है NGO के माध्यम से। जो NGO के लोग होते हैं वो लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं और रिहेबिलिटेशन बहुत मदद करते हैं, इंक्लूडिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग हैं जो इनको कोई जॉब नहीं है, तो उनको बस जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है उसे खा जी रहे हैं और ड्रग्स के लिए एक ग्रुप बनाए हुए हैं। तो अगर कुछ
पर्पजफुल एक्टिविटी में बिजी हो जाएंगे, कोई स्किल उनको सिखला दिया जाएगा तो थोड़ा बिजी रहेंगे और उनका जो सेल्फ स्टीम है थोड़ा सा बढ़ेगा, ऊंचा होगा। अदरवाइज ये लोग धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से कट ऑफ हो जाते हैं और ये मैं इस परेशानी प्रोग्राम बनी के लिए रहती तैयारी जब कर रहा था तो मैंने रांची में नशा मुक्ति केंद्र ढूंढना शुरू किया। आप भी ढूंढ करके देख सकते हैं, दर्जनों हैं। हम तो बात कर रहे हैं रिनपास और सीआईपी की, लेकिन ये दर्जन भर जो हैं एक अलग से एक चिंता का विषय अभी मैं एक मीटिंग में गया जहाँ छुपा करके लिखता सब डॉक्टर है, कितना डॉक्टर है नहीं डॉक्टर मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं तो सिर्फ वहाँ खोज रहा था। कुछ लोगों को बात भी किया तो नहीं सर वहाँ तो नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ जैसे लोग आते हैं, हम लोग पता करते हैं भाई इससे पहले कहीं दिखाया है तो फलां रिहैब सेंटर पे गए थे, पटना में गए थे, रांची में गए थे, तो हमें भी मालूम है और मुझे लगता है इस दिशा में भी कुछ काम करने की ज़रूरत है कि एक मशरूमिंग ऑफ जो ये रिहैब सेंटर हो जा रहा है ना, रिहैब सेंटर एक बहुत फैंसी टर्म बन जा रहा है। हर किसी से सुन लीजिए वो रिहैब में गया था, रिहैब में गया था। रिहैब का लोग मतलब भी नहीं है। पुनर्वास कब आएगा? जब पहले ट्रीटमेंट तो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट ही नहीं जैसे ये होता बता है। रहे हैं, एनसीबी वाले बता रहे हैं कि आदित्यपुर वगैरह जो इलाका है वहां भी हमको लगता है कि कुछ न कुछ तो खुला ही होगा इस तरह का सेंटर। है जमशेदपुर और मैं एक बात बताऊं, है। इसमें से बहुत सारा ऐसे सेंटर है जिसका संचालन सो कॉल्ड जो लोग नशा करते हैं वही लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे। इसीलिए बोले कि उसका मतलब कहना मुश्किल है कि वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, जबकि इसका मॉनिटरिंग होता है। जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूशन का एक डेटा है हर चीज का, कौन आया, कितने दिन रहा, किसने किसने देखा। तो जब इस टाइप के सेक्टर आए तो उनको करना है, क्योंकि किसी के जीवन से खिलवाड़ ना हो। वही डॉक्टर मुंडा अच्छा, साहब एक कहने की मॉनिटरी टर्म में बात करें तो अब तक आप लोगों ने कितने करोड़ का माल पकड़ा यहाँ से और किस इलाके से पकड़ा, अगर मॉनिटरी टर्म में बात करें तो? मॉनिटरिंग टर्म में बात करें तो सर अभी जो हमने पकड़ा है ये 104 किलो, वो तो लगभग 5 करोड़ का हो गया। 5 करोड़ का माल है। और इससे पहले हमने कफ सिरप पकड़े हैं और ओपीएम और भी पकड़े। कफ सिरप कितना का था? कफ लगभग? सिरप लगभग 15 लाख रुपीस का एक लॉट था और दूसरा लॉट लगभग 12 लाख रुपीस एक तो धुरवा में पकड़ा गया था शायद ना, एक लोड जो है ये धुरवा। रांची रेलवे स्टेशन पे हमने पकड़ा था सर। रांची रेलवे स्टेशन जो है वहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास में कहीं? आसपास में एक तो रेलवे स्टेशन पे ही था, एक पास में था, वो भी रेलवे स्टेशन को ही जाना था उनको भी। अच्छा, वो ले जा रहे थे कहीं पर सप्लाई जी, के जी, लिए। जी, बिल्कुल। एक तो मैं आप लोगों से बहुत हद तक सहमत हूं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कानून जरूर है कि पंचायत और ग्राम सभा को शामिल होना चाहिए, और जिस दिन पंचायत ग्राम सभा शामिल हो जाए उस दिन बात बनने लगेगी। विद इन 15 डेज चीज़ें ठीक होने लगेंगी। यह एक तथ्य है कि झारखंड में बहुत सारे इलाके उग्रवाद प्रभावित इलाके हैं, उसके भय से भी लोग मूव नहीं करते हैं। जो एजेंसीज है कंट्रोल करने की, वो सब लोग भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन जानकारी जो निचली ये प्रतिनिधि सभा है वहाँ सबको है, कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन भी देता हमको लगता है कि आप लोगों की थोड़ी सी गतिविधि तेज होगी, चीज़ें पकड़ी जाएंगी और उसका एक भय बनेगा। जी जी। जैसे हत्या का भय है कि 302, अगर हम गोली मारेंगे 302 होगा तो हम जाएंगे जेल जाएंगे, फांसी भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। ये चीज़ें अगर भय उत्पन्न करे कि हम पकड़े जा सकते हैं, तो ये जो पकड़े गए फिर दोबारा खेती करने गए क्या, दोबारा ये लोग आए धंधे में अपना इन्वॉल्व हुए क्या, लौट करके आए फिर क्या? सर एक्चुअली में देखिए, जो ट्रेड है, ड्रग का ट्रेड है, इज़ अ वेरी लिक्विडेटिव ट्रेड। अगर स्टडी आप देखें आईएनसीबी का, इंटरनेशनल नारकोटिक्स नहीं, कंट्रोल हमको बोर्ड सिनेमा का ही अनुभव सिनेमा मौजूद- का ही आप अनुभव ले लें तो हाँ। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मनी किस ट्रेड में इन्वॉल्व है? आर्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, जो फाइटर जेट है, मिसाइल्स है, करोड़ों के हैं। इसके बाद ऑयल इंडस्ट्री है, और आप मानेंगे नहीं, उसके बाद जो 3rd नंबर पर है इलीगल है, वो ड्रग इंडस्ट्री है, ड्रग ट्रेड। अब इतना लिक्विडेटिव जो बिजनेस है, इसके इक्विवेलेंट कुछ है ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में इसके इक्विवेलेंट कुछ नहीं है। तो एक बार हम किसी को अरेस्ट करते हैं, 101% चांस है कि वो अगर वो आएगा वापस तो फिर वही काम शुरू करेगा, और करते भी हैं। रिपीटेड ऑफेंडर्स भी हैं, आप जेल जाते हैं, रिपीटेड ऑफेंडर्स कहीं मिल जाएंगे आपको। इसमें क्वांटिटी बेस्ड है, ग्रेडेड सिस्टम है पनिशमेंट्स का। अभी जो कमर्शियल क्वांटिटी है उसमें तो सज़ा हो जाती है, 10 से 20 साल तक का सज़ा है, बेल भी नहीं मिलता है।
लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो केसेस हैं पुलिस के, उसमें तो स्मॉल क्वांटिटी है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, वो अवेलेबल है। 1 महीना 2 महीने बेल गए जेल में, बेल पर आए, फिर वही काम शुरू कर दिया, तो वो काम उनका परमानेंट होता है। और फैमिली हमारे पास समय की कमी है। दर्शक मित्रों, एक तो जहां अफीम उगाई जाती है वो खेत बंजर हो जाती है 4-5 साल। आपका अपना खेत, अपनी जमीन खराब नहीं हो, इसलिए भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। दूसरे, उस अफीम के उपयोग से आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग भी बंजर हो जा रहे हैं, इसलिए भी उनका दिमाग बंजर हो जा रहा है, दिमाग कुंद हो जा रहा है। इसलिए भी अगर पता चला कि वो इसमें फंस गया है तो पुनर्वास केंद्र ले जाइए, CIP पास है या जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके पास जाइए। और कहीं कुछ हो रहा है तो NCB को इन्फॉर्म करें, उससे बात बनेगी और चीज़ों पर कंट्रोल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।